स्वागत है। जो टॉपिक हम लेफ्ट करे थे अस्थमा, वहाँ से हम चालू करते हैं। तो अस्थमा क्या है? तो मैंने आपको बोला था बेटा, अस्थमा को अगर हम देखें तो अस्थमा जो है वह कौन सी कैरेक्टरिस्टिक सीओपीडी जैसी रिजेंबल करता है? तो आप बोल सकते हैं क्रोनिक है। ठीक है साहब। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये ऑब्स्ट्रक्टिव है। ये तो सब रिजेम्बलेंस है सीओपीडी के साथ। और कौन सी चीज वह उससे अपोजिट रखता है? तो रिवर्सिबल नेचर। एग्जैक्टली क्या है अस्थमा, हम ऑब्जर्व करें तो अस्थमा को हम बोल सकते हैं कि यह एक प्रकार का रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज है। क्या है बेटा ये? रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज, जो प्रदर्शित होती है 3 इंपॉर्टेंट फाइंडिंग के द्वारा। और उसका जो वजह होता है वह क्या होता है? हाइपर रिस्पॉन्स ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई टू सर्टेन स्टिमुलाई। क्या बोला? नंबर एक बात बोली, इट इज अ रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज। आप ऐसा भी बोल सकते हो, क्या है अस्थमा? एपिसोडिक इवेंट, है ना? आप बोल सकते हैं एक एपिसोडिक इवेंट है, एक रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज है, जो प्रदर्शित होती है 3 इंपॉर्टेंट फाइंडिंग के द्वारा। किसके द्वारा? 3 इंपॉर्टेंट फाइंडिंग के द्वारा। ये 3 इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या है? तो बोलना सब, कफ, डिस्निया एंड विजिंग। क्या है 3 इंपॉर्टेंट फाइंडिंग? कफ, डिस्निया और विजिंग। और ये 3 इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्यों आ रही हैं? तो उसका उत्तर है हाइपर रिस्पॉन्स ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई टू सर्टेन स्टिमुलाई। जो हमारी ट्रेकिया हैं, ब्रोंकाई हैं, उन्होंने नॉर्मल रिस्पॉन्स नहीं करा है, उन्होंने हाइपर रिस्पॉन्स करा है। कैसा रिस्पॉन्स करा है बेटा? हाइपर रिस्पॉन्स करा है कुछ स्टिमुलाई या इरिटेंट के प्रति। तो हम बोलते हैं अगर ऐसा है और उसका वजह से ऐसा होता है सेकेंडरी टू ब्रोंकोस्पाज्म, तो ये जो कथा है उसका नाम है अस्थमा। सुन रहे हो आप? तो व्हाट यू मीन बाय अस्थमा? तो आप बोल सकते हैं अस्थमा एक प्रकार का एपिसोड है, एक फेज है, एक इवेंट है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, जो कि रिवर्सिबल नेचर की है। क्या बोलेंगे? अस्थमा एक इवेंट का नाम है, एक फेज का नाम है ना? एक पल्मोनरी डिजीज का नाम है, जो कि कैसी है? रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव। जहाँ पे क्या हो रहा है? 3 इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स आ रही हैं। और 3 इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्यों आ रही है? हाइपर रिस्पॉन्स ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई टू सर्टन स्टिमुलाई। तो क्या होता है, जैसे इंडिविजुअल का लंग्स है बेटा, ट्रेकिया और ब्रोंकाई है, वह नित्य एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सपोज है। आप इन्हेलेशन कर रहे हो, एक्सलेशन कर रहे हो, तो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत से इरिटेंट्स मौजूद हैं। ये जो इरिटेंट है वो आपके एयरवे में, आपके ट्रेकिया में गए, आपके ब्रोंकाई में गए। और जैसे ये ट्रेकिया और ब्रोंकाई में जाते हैं तो ट्रेकिया और ब्रोंकाई को नॉर्मल रिस्पॉन्स करना चाहिए था, लेकिन नहीं, इस इंडिविजुअल में वो रिस्पॉन्स कैसा कर रहे हैं? हाइपर। और हाइपर रिस्पॉन्स करते हैं तो तुरंत आप देखते हो मरीज में 3 फाइंडिंग आने लगती हैं। मरीज के अंदर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है। तो हम बोलते हैं यार, ऐसा अगर किसी मरीज के अंदर हो जाए तो ये कंडीशन अस्थमा है। ठीक है बेटा? तो रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज कैरेक्टराइज बाय ट्रेड ऑफ सिम्टम रिजल्ट फ्रॉम हाइपर रिस्पॉन्स ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई टू सर्टेन स्टिमुलाई। आप इसको बोलते हैं अस्थमा। क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मरीज के अंदर ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है। और ये जो ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है
अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते हैं, तो इंडिविजुअल के अंदर जो एबिलिटी है डिफ्यूजन और वेंटिलेशन की, वो क्या हो जाएगी बेटा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। और जब इंडिविजुअल है वह श्वास का अंतर्गमन बहिर्गमन नहीं कर पा रहा है, अंदर से ऑक्सीजन को सैचुरेट नहीं कर पा रहा है, तो उस व्यक्ति का जीवन संकट में पड़ सकता है। वह एक सफोकेटेड फीलिंग में आ जाएगा, वह ब्रेथलेसनेस में आ जाएगा, वह इंडिविजुअल है वह ग्रेवली कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो बहुत बार हम देखते हैं जैसे ही अस्थमा का अटैक आया, अगर इंडिविजुअल के अंदर इमीडिएट एक्शन परफॉर्म नहीं करे गए, तो आप देखोगे ये इवेंट इंडिविजुअल को ग्रेवली अफेक्ट कर सकता है। ऐसा होने वाला है इस मरीज को जिसको अस्थमा है। तो आपका CHO का पर्सपेक्टिव से ये एक इम्पोर्टेंट इमरजेंसी है। आपको ये पूछ सकता है कि आप कैसे टैकल करते हो एक इंडिविजुअल को जिसको अस्थमा है। तो लास्ट बार बोल रहा हूँ, क्या है बेटा अस्थमा? तो आप बोलेंगे एक प्रकार का रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज जो प्रदर्शित होता है 3 इंपॉर्टेंट फाइंडिंग के द्वारा, और उसका वजह क्या है, हाइपर रिस्पॉन्स ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई टू सर्टेन स्टिमुलाई। क्या है भैया, ये इवेंट एपिसोडिक होती है, पर्टिकुलर एक्सपोजर के बाद होती है, मरीज में ब्रोंकोस्पाज्म होता है, तुरंत इंटरवेंशन करना ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारा मरीज खतरे में पड़ सकता है। तो ये जो खतरनाक घटना है, नाम इसका क्या है बेटा, अस्थमा। ठीक है भाई। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो हमारा जानने योग्य है, अस्थमा का क्या कॉज कि किसी इंडिविजुअल के अंदर अस्थमा क्यों होता है ना? तो अस्थमा के अगर हम कॉजेज देखें तो यहाँ पे बोला गया है मरीज के अंदर जेनेटिक मेकअप, हेरिडिटरी एंड फैमिली हिस्ट्री, है ना, और एनवायरमेंटल एक्सपोजर, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट बोल रहे हैं। अस्थमा को अगर आप देखते हैं तो पहले किस इंडिविजुअल को अस्थमा होता है, तो आपको समझना है कि एक इंडिविजुअल जो कि जेनेटिकली प्रोन है, उसके अंदर फॉल्टी जीन है, उसके अंदर फैमिली हिस्ट्री है, तो ऐसे इंडिविजुअल को अस्थमा होने की संभावना नॉर्मल इंडिविजुअल के कंपैरिजन में क्या होएगा बेटा, ज़्यादा होएगा। तो सिंपल बात है कि अस्थमा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। नंबर 1 जेनेटिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल, नंबर 2 इम्यूनोलॉजिकल इवेंट होना, और नंबर 3 एनवायरमेंटल एक्सपोजर होना। अगर ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो आप देखेंगे मरीज के अंदर अस्थमा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो पहली बात तो फॉल्टी जीन से लिया गया है, और ये जो फॉल्टी जीन है उसका वजह से जो इम्यून सेल डिस्ट्रीब्यूशन होएगा आफ्टर पर्टिकुलर एक्सपोजर, वो शायद सही नहीं होता होगा, और कहीं ना कहीं इंडिविजुअल के अंदर अस्थमा होता होगा। तो जेनेटिक मेकअप आ जाता है, तो वही बात कहानी आ जाती है हेरिडिटरी और फैमिली हिस्ट्री। फिर बता रखा है एनवायरमेंटल एक्सपोजर, कि हमारा जो क्लाइंट है वह पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एक्सपोज होता है, और उस एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ट्रिगर्स होते हैं, और ये जो ट्रिगर्स हैं वह अस्थमा को ऑनसेट करने में मदद करते हैं। तो देखो आप समझिएगा कहानी क्या होती होगी। सब कहानी ये होती होगी कि एक इंडिविजुअल, ठीक है, जो कि जेनेटिकली ससेप्टिबल है, जिसमें फॉल्टी जीन है, वह इंडिविजुअल एक्सपोज होता है किसमें बेटा, एनवायरनमेंट में, है ना। और एक्सपोज होने के बाद उसके अंदर क्या होएगा, एक इवेंट होएगी, और ये जो इवेंट है वो मरीज में क्या करवा देगी, अस्थमा। तो इंडिविजुअल जेनेटिकली ससेप्टिबल है, वह ससेप्टिबल इंडिविजुअल पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एक्सपोज हुआ, उस एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ट्रिगरर थे, उन ट्रिगरर ने इंडिविजुअल को इस वे में अफेक्ट करा कि मरीज को अस्थमा हो गया। तो यहाँ पे वही ट्रेड बनता है जेनेटिकल
फिर ट्रेड बढ़ता है साहब एनवायरमेंटल एक्सपोजर, फिर बात आती है इम्यूनोलॉजिकल इवेंट का, और इम्यूनोलॉजिकल इवेंट क्या करवाती है? अस्थमा। ये आपको सिंपल वे में याद रखना है, ठीक है। तो क्या हुआ का, तो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर, जेनेटिकली, एनवायरनमेंट में ट्रिगर, इम्यूनोलॉजिकल इवेंट होना और मरीज का अस्थमा होना। कैसे? तो कैसे आप समझिए, यहाँ पे अस्थमा को एक्सप्लेन करने के लिए दो हाइपोथेसिस है। एक है साहब इम्यूनोलॉजिकल हाइपोथेसिस, है ना। इसमें क्या बोल रखा है, तो पहला जैसे मैंने आपको बोला कि किसको अस्थमा होएगा, तो साहब एक इंडिविजुअल में ऐसा कुछ होगा, ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा मैं बोल रहा हूँ एनवायरमेंटल, ऐसा एनवायरमेंट जहाँ पे अस्थमा की ट्रिगरर है, मतलब एक ससेप्टिबल इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो रहा है और उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ट्रिगरर मौजूद है, और जैसे वो उस एनवायरनमेंट में एक्सपोज होता है तो उसके अंदर एक इवेंट होती है बॉडी के अंदर, और वह जो इवेंट है वह हाईली अबनॉर्मल है, हाईली अबनॉर्मल इम्यूनोलॉजिकल इवेंट है, और वह इंडिविजुअल के अंदर अस्थमा को कॉज कर देता है। तो ये बात मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो देयर हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ genetic makeup, environmental exposure give rise to a abnormal immunological reaction which once again lead asthma in individual. That's what you need to remember. तो यहाँ तो हो गया पाल्टी जी। अब प्रश्न है कि ऐसी कौन से अस्थमा को ट्रिगर करने वाले फैक्टर हैं, मतलब ऐसे कौन से ट्रिगरर फैक्टर हैं जो इंडिविजुअल के अंदर अस्थमा को करते हैं। तो हम देखते हैं वैसे कौन से फैक्टर हैं जो आपको ध्यान में होने चाहिए। तो बेटा फैक्टर जो हैं उनको हम अलग अलग भागों में क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला जो फैक्टर है उसको हम बोले एनवायरमेंटल फैक्टर। जैसे एनवायरनमेंट के अंदर आपको मिलता है क्या, डस्ट, फ्यूम, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, गैस, केमिकल्स, फायर प्लेस, एनिमल डेंडर, कॉकरोचेस, माउल्ड, परफ्यूम, पोलन, स्मोक, सडन वेदर चेंजेस, ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर है। वायुमंडल में डस्ट है बेटा, फ्यूम है, गैस है, केमिकल है, आग लग रही है वहाँ से धुआं उठ रहा है, एनिमल डेंडर, गाय, भेड़, बकरी, भैंस, उनके बाद कॉकरोचेस हो गए, शेवाल हो गया, परफ्यूम हो गया, परागकण, कोई आदमी गया गार्डन में घूमने के लिए और वहाँ पे छींके आना चालू हुई, इवेंट क्या हुई, वो जेनेटिकली तो ससेप्टिबल था, वो जैसे ही गार्डन में गया उसने फूलों की स्मेल करी, उसने पोलन को इनहेल करा, तो ये जो पराग कण हैं उन्होंने उसका बॉडी के अंदर एक इवेंट कॉज करा और मरीज छींकना चालू हुआ और मरीज को अस्थमा हो गया, स्मोक हो गया बेटा। सडन वेदर चेंजेस आजकल बहुत अभी केसेस बढ़ने लग जाएंगे, क्यों, क्योंकि सुबह शाम जो वेदर है वह चेंज होने वाला है ना, सर्दी गर्मी का मिक्सचर होने वाला है यहाँ पे। तो ऐसा अगर इंडिविजुअल में है तो बेटा ये हो गए एनवायरमेंटल फैक्टर जो अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं उस मरीज के अंदर जो कि जेनेटिकली ससेप्टिबल है ना। तो ये प्योर आपको याद रखना है। एनवायरमेंटल फैक्टर के अलावा क्या हो सकता है, तो अलावा वाली चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है जिसमें कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर बता रहे हैं। जैसे एक मरीज को GERD, गैस्ट्रो इसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज, कोई इंडिविजुअल को साइनोसाइटिस है, किसी को स्ट्रेस है, किसी को वायरल इन्फेक्शन है URTI, कोई को हार्मोनल चेंजेस है, तो हम देखते हैं बेटा GERD है, साइनोसाइटिस है, स्ट्रेस ले रहा है, वायरल इन्फेक्शन है, URTI है, हार्मोनल चेंजेस हैं, ये सब फिजियोलॉजिकल फैक्टर माने, ये कोई अलर्जेंस नहीं है। लेकिन हमने देखा कि ऐसे इंडिविजुअल में भी अस्थमा हो जाता है, क्या है साहब, तो इसके अंदर नॉन इम्यूनोलॉजिकल इवेंट का एंगेजमेंट है। इसका एंगेजमेंट है नॉन इम्यूनोलॉजिकल, जैसे ये एनवायरमेंटल वाले में तो इम्यूनोलॉजिकल, और यहाँ पे हम देखते कुछ नॉन इम्यूनोलॉजिकल बातें आएंगी जैसे मैं बताता रहूँगा आपको। तो इसको भी, इन फिजियोलॉजिकल स्टेट्स को भी अस्थमा को ट्रिगर करने वाले फैक्टर में क्लासिफाई कर रखा है। हम देख सकते हैं साहब कुछ दवाइयाँ भी इंपॉर्टेंट मानी गई हैं, जैसे एक मरीज है वो बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर ले रहा है, मेटाप्रोजोल ले रहा है, स्मोलोल ले रहा है ना, प्रोपेनोलोल ले रहा है, कुछ NSAID ले रहा है, कुछ एस्प्रिन ले रहा है, ऐसे में भी अस्थमा हो सकता है। कुछ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है, ये वैसे एनवायरनमेंट की तरह ही है
कि आप फूड एंड वेजिटेबल डस्ट, अगर आप ये सब्जी मंडी में चले जाए तो छींकना चालू कर दोगे, किसी को खांसी आना चालू हो जाता है, किसी को अस्थमा का अटैक आ जाता है, कोई व्यक्ति पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल डस्ट में एक्सपोज हुआ, तो ये एन ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है बेटा। और कुछ फूड एडिक्टिव्स हैं, जैसे कि आप देखते हो सल्फाइट होता है, प्रोसेस्ड पोटैटो होते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, बियर और वाइन्स हैं, ये कुछ फूड एडिक्टिव्स हैं। तो अब हमें कैसे अस्थमा करवाना, अस्थमा करवाना है कि साहब ये आदमी, ठीक है साहब, ये इंडिविजुअल जेनेटिकली ससेप्टिबल है, इसमें फॉल्टी जीन, ठीक है बेटा। अब ये एक्सपोज हुआ एक एनवायरमेंट, इसमें हुआ एनवायरमेंट, और उस एनवायरमेंट में क्या है बेटा, अस्थमा ट्रिगरर फैक्टर, अभी हमने पढ़े हुए, ठीक है। जैसे ही वो फैक्टर उसका बॉडी में गए, कांटेक्ट में आए, मरीज हो गया सिम्टोमेटिक, मरीज में हो गया ब्रोंकोस्पाज्म, मरीज को हो गया अस्थमा, ये कथा है सर। तो आपको याद रखना है, ये अस्थमा को ट्रिगर करने वाले फैक्टर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अस्थमा को नहीं होने देना चाहते तो क्या करेंगे, ये जो इंडिविजुअल है वो जेनेटिकली तो ससेप्टिबल है, आप एक काम करो, इस एनवायरनमेंट में एक्सपोज मत होने दो, तो आगे की इवेंट नहीं होगी। तो याद रखिएगा, जेनेटिक, एनवायरनमेंट और इम्यूनोलॉजिकल इवेंट का कॉम्बिनेशन होना मरीज के अंदर अस्थमा को लीड करता है। अब कैसे होता है, तो जैसे मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि मरीज में ये इवेंट कैसे होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक टाइप का अस्थमा होता है जिसको एलर्जिक अस्थमा बोलते हैं, इम्यूनोलॉजिकल अस्थमा बोलते हैं, है ना। क्या होता होगा, जैसे मैंने कहा ये जेनेटिक ससेप्टिबल इंडिविजुअल है, वो बेटा कहाँ पे एक्सपोज हुआ, एक एनवायरनमेंट में, है ना, जहाँ पे क्या है, अस्थमा ट्रिगर। तो उस एनवायरनमेंट में बेसिकली है क्या, एंटीजन। जैसे ये आदमी इस एनवायरनमेंट में एक्सपोज हुआ जहाँ पे अस्थमा को ट्रिगर करने वाले फैक्टर हैं, कुछ एंटीजन है, एक्सपोज हुआ उसमें, एक्सपोज होने के तुरंत बाद क्या होगा बेटा, इम्यून रिस्पॉन्स। अब इस व्यक्ति में जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो कौन सा होता है, IgE मीडिएटेड, कौन सा होता है बेटा, IgE मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। जेनेटिकल ससेप्टिबल इंडिविजुअल एनवायरनमेंट में एक्सपोज हुआ, उस एनवायरनमेंट में कुछ स्टिमुलाई थी जिनको हम बोलते हैं अस्थमा को ट्रिगर करने वाले फैक्टर, जहाँ पे कुछ एंटीजन्स थे। जैसे ही इमेजिन करो कि मैं ससेप्टिबल हूँ, मैं गार्डन में गया, मैंने परागकण को या पोलन को स्मेल करा, जैसे पोलन को मैंने स्मेल करा, ये जो पोलन है वो मेरे एयरवे में गया, मेरे एयरवे में गया तो मेरा इम्यून सिस्टम ने उसको रिकॉग्नाइज करा एज एंटीजन, और उसने कौन से रिएक्शन के द्वारा रिस्पॉन्ड करना चाहा, IgE मीडिएटेड। तो उसने क्या बनाया बेटा, कुछ एंटीबॉडी बनाई, कौन सी एंटीबॉडी, IgE, ठीक है। और ये जो एंटीबॉडी बनी, मतलब ये कहने का मतलब ये इम्यून रिस्पॉन्स हुआ और क्या बना, एंटीबॉडी बना, कौन सा एंटीबॉडी बना, IgE, ये याद रखना। अब ये जो एंटीबॉडी है वो किससे अटैच हो गया, मास्ट सेल से, समझो कि ये मास्ट सेल है और ये आपका एंटीबॉडी है, ये अटैच, ठीक है भैया। फिर क्या हुआ, सब्सिक्वेंट एक्सपोजर हुआ,
क्या हुआ बेटा, सबसिक्वेंट एक्सपोजर, फिर से मैं एक्सपोज हुआ, और जैसे मैं फिर से एक्सपोज हुआ तो वही एंटीजन फिर आया। तो अब क्या होगा, ये जो एंटीजन है उसके साथ ये जो एंटीबॉडी बनी हुई है जो कि मास्ट सेल से अटैच है, ये तो एंटीजन हो गया। और ये क्या हो गया बेटा, एंटीबॉडी। कौन सी, वो आईजीई, वो किससे अटैच है, मास्ट सेल से। दोनों ने रिएक्शन करा, ठीक है। रिएक्शन करते ही क्या हुआ, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करते ही ये जो मास्ट सेल है वो बस्ट हो गई और रिलीज हुए हिस्टामिन। एयरवे के अंदर हो रहा है ये ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंड, है ना। क्या रिलीज हुए, कुछ इन्फ्लामेटरी तत्व। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या करा, तीन इंपॉर्टेंट चीज करा। इन्फ्लामेशन ऑफ एयरवे, म्यूकस मेम्ब्रेन, increase production of mucus, smooth muscle, constriction। मतलब ये आपका एयरवे था ऐसा, उसमें अब क्या हो गया, ऐसा, और इधर क्या बढ़ गया, म्यूकस। अब आप इमेजिन करो आप कैसे सांस लोगे, ये अस्थमा में होता है ना। तो आपका डिफ्यूजन वेंटिलेशन अफेक्ट होएगा और हम बोलेंगे इंडिविजुअल को क्या हो गया, अस्थमा। ये जो मैं आपको पैथोफिजियोलॉजी बता रहा था शॉर्ट के अंदर, ये पैथोफिजियोलॉजी जनरली हम एलर्जिक अस्थमा में देखते हैं। मैं शॉर्ट में वापस बोल देता हूँ क्या मैंने बताया। जेनेटिकल ससेप्टिबल इंडिविजुअल एनवायरनमेंट में एक्सपोज हुआ जहाँ पे अस्थमा को करने वाले फैक्टर थे, इम्यून सिस्टम ने रिएक्ट करा और इम्यून सिस्टम ने क्या बढ़ाया, आईजीई एंटीबॉडी। ये जो आईजीई एंटीबॉडी बनी वो किससे अटैच हुई बेटा, मास्ट सेल से। तो बेटा एक तो ये कौन सी एंटीबॉडी, ये प्रश्न पूछता है। कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ये भी प्रश्न पूछता है। अब क्या हुआ, फिर से मैं उस एंटीजन के संपर्क में आया, सब्सिक्वेंट एक्सपोजर हुआ। जैसे ही सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होएगा, है ना, तो आप देखोगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जो मास्ट सेल थी वो फट गई और उससे निकले क्या, कुछ तत्व, जैसे हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, है ना। और वो जैसे वो इन्फ्लामेटरी तत्व निकले तो आपका एयरवे में क्या हुआ, आपका एयरवे में सूजन आ गया, बहुत ज़्यादा म्यूकस भर गया, और जो ब्रोंकियल ट्री था उसमें स्पाज्म, मरीज में डिफ्यूजन वेंटिलेशन अफेक्ट होएगा, मरीज को अस्थमा। ये है आपको समझना। तो ऐसा हम देखते हैं, ठीक है। तो अस्थमा में क्या होता है, जेनेटिक, एनवायरमेंटल और इम्यूनोलॉजिकल का कॉम्बिनेशन। याद, शॉर्ट है, शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ। फिर आता है साहब, ठीक है, ये हमने देख लिया कि अस्थमा क्या है। नंबर 2 हमने देखा कि अस्थमा का कॉज क्या हो सकता है, तो जेनेटिक मेकअप, एनवायरमेंटल एक्सपोजर और इम्यूनोलॉजी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, याद है ना, ऐसा हमने होगा। अब आता है बात
टाइप ऑफ अस्थमा, देखो टाइप ऑफ अस्थमा को अगर हम देखें तो दो टाइप में हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं, है ना। पहला तो आप देखते हो एक्सट्रिंसिक और दूसरा हम बोलते हैं इंट्रिंसिक। चलो हम जल्दी से उसी में फिनिश कर लेते हैं। पहला टाइप कौन सा बेटा? एक्सट्रिंसिक अस्थमा, जिसका नाम है एटोपिक भी है और एलर्जिक अस्थमा भी है ना। क्या है एक्सट्रिंसिक? जैसे ये इंडिविजुअल है, ये एक्सपोज हो रहा है एनवायरनमेंट में और फिर अंदर हो रहा है एक्शन, और एक्शन का आउटकम क्या हो रहा है? अस्थमा। अभी हमने पढ़ा था। तो ये एक्सट्रिंसिक अस्थमा, एटोपिक अस्थमा और एलर्जिक अस्थमा के बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है? तो पहला है कि ये आईजी मीडिएटेड है, ठीक है। इसके अंदर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। ये दो प्रश्न हो गए। तीसरा है ये यंग इंडिविजुअल में होता है। चौथा, इसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, जैसे मैंने बोला था ना, एनवायरमेंटल फैक्टर, पोलन, डस्ट, फ्यूम गैस, केमिकल, एनिमल डेंडर, कॉकरोचेस, माउथ, वो सब रिस्पॉन्सिबल हैं। इसका बेटर प्रोग्नोसिस है। क्यों है? क्योंकि अगर आप उस एनवायरनमेंट में उस आदमी को भेजोगे ही नहीं तो कहीं ना कहीं मरीज़ के अंदर ऐसा डेवलपमेंट नहीं होएगा, और फैमिली हिस्ट्री इसमें पॉजिटिव मिल सकता है कि माँ बाप को हुआ था, आपको हुआ है, ऐसा हुआ। ये हो गया बेटा पहला टाइप का, जिसका नाम है एक्सट्रिंसिक अस्थमा, ठीक है। दूसरा जो टाइप है जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक अस्थमा, नॉन एलर्जिक, नॉन एटोपिक, ठीक है। ये नॉन एलर्जिक है, इसके अंदर बहुत सारे अन्य मैकेनिज्म रोल प्ले करते हैं, मतलब आईजी मीडिएटेड नहीं है। दूसरी बात है, इसमें मेन क्या होता होगा? इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता होगा एयरवे में, और एयरवे में जो इरिटेशन हो रहा है उसका आउटकम अस्थमा में हो रहा है। मिडल एज में होता है। एंडोजिनस फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल, उसमें एक्सोजिनस था बेटा, बाहर वाला था, इसमें अंदर ही अंदर हो रहा है। जैसे स्ट्रेस है, स्ट्रेस, नेजल पॉली, मेडिकेशन, ये सब कहानी इधर आता है। GERD आप पढ़े हो अभी, इसका बैड प्रोग्नोसिस है, बहुत बार तो मालूम ही नहीं पड़ता अस्थमा है ना। तो ये हो गया साहब इंट्रिंसिक अस्थमा। यहाँ पे कहानी क्या आती है? यहाँ पे पैथोलॉजी में, जैसे वहाँ पे आईजी मीडिएटेड था, यहाँ पे कोई पूछे तो बोलना कि ये वेगस नर्व का स्टिमुलेशन वजह हो सकता है, और दूसरा वजह हो सकता है ये बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का ब्लॉक होना, ठीक है। तो ये हो गया सब इंट्रिंसिक अस्थमा, दोनों पूछ ले आपको। फिर है मरीज के अंदर हम क्या फाइंडिंग देखते हैं जिस इंडिविजुअल को अस्थमा है। तो बेटा फाइंडिंग्स के अंदर मैंने बोला कि इवेंट होता है, एक्सपोजर होता है, उसके बाद देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर, मे भी हो सकता है अगर एक्सोजिनस है तो, और एंडोजिनस है तो कोई हिस्ट्री नहीं। पहला इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होगा खांसी, कफ, ऑन एंड ऑफ रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, और सडन इसका ऑनसेट होएगा। कफ के साथ साथ आप देखोगे तो मरीज के अंदर टेकिपनिया, हाइपर वेंटिलेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगेगा। उससे अगर काम नहीं होएगा तो ऑर्थोपनिया होने लगेगा, क्योंकि आपका जो एयरवे है उसमें क्या हो गया बेटा? स्पाज्म हो गया। तो मैंने कहा कि अस्थमा में क्या होता था, क्लासिकल अस्थमा में देखे तो मरीज है उसमें अचानक फाइंडिंग आना चालू होती है, उसमें खांसी होना चालू हो जाता है। खांसी ऑन एंड ऑफ होता है, कंटिन्यूस होता है, सडन होता है, आफ्टर पर्टिकुलर एक्सपोजर हो सकता है एक्सोजिनस में, और बिना एक्सपोजर हो सकता है एंडोजिनस में। खांसी के अलावा उसमें श्वास की गति बढ़ती है, श्वास के एफर्ट्स बढ़ते हैं, तो हम बोलते हैं कि साहब उसके अंदर डिस्निया हो रहा है, और एफर्ट के साथ साथ उसकी जो पोस्चर है वो चेंज हो जाती है, उसमें एयर हंगर दिखती है। क्यों? क्योंकि बेटा ब्रोंकियल ट्री में सूजन भी हो गया, स्पाज्म भी हो गया, श्वास का अंतर्गमन बहिर्गमन प्रभावित हो गया। जब आप उसका रेस्पिरेशन इस समय पे देखते हो तो आप ताजुब करोगे, आप देखोगे मरीज है वह ट्राइपॉड पोजीशन को एज्यूम करा हुआ है। ट्राइपॉड पोजीशन, स्क्वाटिंग पोजीशन में है, आगे की तरफ झुका हुआ है, एयर हंगर हमको दिख रहा है,
है ना, और येन केन प्रकारेण वो ऑक्सीजन को सेचुरेट करने का कोशिश कर रहा है, ऐसा हमको प्रतीत होता है। हम देख सकते हैं ये सब। हम देखते हैं मरीज के अंदर विजिंग सुनाई देती है, आपको अस्कल्टेट करने का भी इवन ज़रूरत नहीं है, आप उसके बगल में खड़े हो तो आपको लगता है कि साहब विजिंग, ऐसा लगता है कि नैरो स्पेस से हवा अंदर का अंतर्गमन बहिर्गमन हो रहा है। ये हम चीज़ देख सकते हैं मरीज के अंदर। मरीज में देखा जाए और तो चेस्ट कंजेशन होएगा, एयर हंगर हमको दिख रहा है, मरीज में एंजाइटी एप्रीहेंशन होएगा, मरीज में घबराहट होने लगेगा, मरीज पेल पालर साइनोटिक हो जाएगा, कोल्ड क्लेमी हो जाएगा। इंडिविजुअल में अगर जल्दी से आप रेस्क्यू नहीं करोगे तो सीएनएस फर्दर डिटोरिएट होएगा, मरीज में कन्फ्यूजन डिसोरिएंटेशन ड्राउजीनेस ये सीन चालू होने लगेगा। मरीज में विजिंग हो रहा है, मरीज में क्रैकल भी सुनाई दे सकता है ना। तो ऐसा हम उस मरीज के अंदर देखते हैं जिसको अस्थमा है। तो ये हो गया बेटा फाइंडिंग क्या हो सकता है। क्लासिकल फाइंडिंग वो 3 बोली थी मैंने, कफ, डिस्निया, विजिंग, और चौथा देखें तो चेस्ट कंजेशन। ये क्लासिकल फाइंडिंग है अस्थमा की जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। तो ये हो गया फाइंडिंग। मैं एक बार और जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि अस्थमा में हम क्या देखते हैं। तो खांसी होएगा, ऑन एंड ऑफ होएगा, कंटिन्यूस होएगा, सडन होएगा, आफ्टर एक्सपोजर होएगा। खांसी के साथ साथ अगर देखें तो डिस्निया और ऑर्थोपनिया मरीज में देखते हैं। मरीज में विजिंग होएगा, मरीज में चेस्ट में कंजेशन होएगा, मरीज अपनी पोस्चर को अल्टर कर सकता है, मरीज में एयर हंगर दिखेगा। मरीज में एयर हंगर के अलावा अगर देखें तो हाइपर वेंटिलेशन मिलेगा, चेटिकार्डिया मिलेगा। आप देखोगे मरीज जब एफर्ट्स लगाता हुआ लग रहा है हमें, है ना। आप नेजल फ्लेयरिंग देखते हैं, अब्डोमिनल मसल का यूज़ देखते हैं, आप डायफ्राम की मसल का यूज़ देखते हैं, ये सब हम उस मरीज के अंदर देखते हैं। आप देख सकते हैं मरीज इतना करने के बाद भी ऑक्सीजन को सेचुरेट नहीं कर पा रहा है, तो शायद वो पेल पालर साइनोटिक होने लगे, शायद उसके अंदर एंजाइटी अप्रीहेंशन होने लगे, शायद उसमें घबराहट होने लगे, कन्फ्यूजन डिसोरिएंटेशन होने लगे। मरीज कैसा एग्जिबिशन करता है जिसको अस्थमा है, आपने देखा होगा। ये आपके लिए एक इमरजेंसी है जो एग्जाम में पूछ सकता है। तो बेटा यहाँ तक हम देख लिए। अब आता है साहब डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, हम क्या कर सकते हैं एक इंडिविजुअल को जिसको अस्थमा है या सीओपीडी है। अब यहाँ से हम कंबाइन चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो हमने सेपरेट देख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कंबाइन चलेंगे इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट की तरफ। इसको करना है। वैसे करना ठीक है। एंड अस्थमा जब आप हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो तो आपको समझ में आता है। पिंक पफर किस में देखोगे, एम्फाइसीमा। ब्लू ब्लोटर किस में देखोगे, बहुत बढ़िया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्लबिंग ऑफ फिंगर, सीओपीडी पूरे में। बाकी बैरल चेस्ट वही एम्फाइसीमा। वेट लॉस एम्फाइसीमा, वेट गेन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रेथ साउंड कमी होना एम्फाइसीमा, ब्रेथ साउंड में विजिंग आना, ये सब क्वेश्चन है सीओपीडी। क्रैकल्स आना बहुत बार सीओपीडी, विजिंग किस में, अस्थमा में। तो हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन अगर आपको पिंक पफर मिल रहा है तो आपका आंसर बेटा क्या होएगा, हमारा आंसर होएगा साहब सीओ क्या है, एम्फाइसीमा। ब्लू ब्लोटर है तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। क्लबिंग ऑफ फिंगर दोनों में मिलता है, सीओपीडी में भी मिलता है, सीओपीडी में मिलता है, चाहे वो ब्रोंकाइटिस हो, चाहे वो एम्फाइसीमा हो, चाहे वो ब्रोंकोएक्टेसिस हो। बैरल चेस्ट किस में मिलेगा, एम्फाइसीमा में मिलेगा। वेट लॉस जनरली किस में देखते हैं, एम्फाइसीमा में। ब्रेथ साउंड डिमिनिश किस में हो जाएगा, एम्फाइसीमा के अंदर। परकशन में आपको क्या मिलेगा, तो बोलना हाइपर रेजोनेंस। क्यों हाइपर रेजोनेंस मिलेगा, क्योंकि हवा भर गई है फेफड़े में ज़्यादा, हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स।
है ना। विजिंग किस में सुनाई देगा? अस्थमा में। ये आपका एग्जामिनेशन में दिखेगा। बाकी आपको रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी दिख रही है, मरीज में टेकिपनिया है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, मरीज में डिस्निया है, मरीज में ऑटोपनिया है। ठीक है, ये जांच हम देख सकते हैं सीओपीडी और अस्थमा में अगर असेसमेंट करते हैं तो। बात आती है बेटा सीबीसी की। तो सीबीसी के अंदर डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़े हुए मिल सकते हैं, ईएसआर बढ़ा हुआ मिल सकता है, न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ मिल सकता है, सीओपीडी में मिलता है जनरली सेकेंडरी इन्फेक्शन। लेकिन अस्थमा में अगर आप देखते हो तो इसिनोफिल काउंट इसके अंदर अस्थमा में बढ़ा हुआ मिलता है, जो एलर्जिक की तरफ इशारा करता है। ये ध्यान में रखना है आपको, है ना। चेस्ट एक्सरे की बात करें तो चेस्ट एक्सरे को अगर हम देखते हैं, है ना, तो आपको ये याद रखना है, शब्द यूज करे थे एम्फाइसीमा में क्या दिखता है? हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स, फ्लैटन डायफ्राम, है ना, बैरल चेस्ट। ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है जो आप चेस्ट एक्सरे में देखते हैं। बाकी सेकेंडरी इन्फेक्शन हो, न्यूमोनिया हो, इनको आप रिबिल्ड कर सकते हैं, है ना। हम देखते हैं साहब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में, ये है फोर्स वाइटल कैपेसिटी, ये है फोर्स एक्सपिटोरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, डेड स्पेस और टोटल लंग्स कैपेसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो टीएलसी है, टोटल लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाएगी, डेड स्पेस बढ़ जाएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, फोर्स वाइटल कैपेसिटी घट जाएगा, फोर्स एक्सपिटोरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकेंड घट जाएगा। अगर आप देखते हो तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको अस्थमा में और एम्फाइसीमा में मिलता है। मतलब फेफड़े में हवा ज़्यादा हो गई है, इसलिए देखो टीएलसी बढ़ गया, लंग्स कैपेसिटी बढ़ गई। डेड स्पेस, कुछ ऐसी हवाएं जो न तो बाहर जा रही है ना अंदर, अंदर ही अंदर है, वो कभी बाहर जाती ही नहीं है। डेड स्पेस, रेसिडुअल वॉल्यूम भी बढ़ गया, क्योंकि फेफड़ा है वो पूर्ण संकुचन को प्राप्त नहीं कर पा रहा। जब इस हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स को हम रिकॉइल करने का कोशिश करते हैं तो ये हवा जितनी जानी चाहिए बाहर उतनी नहीं भेज पा रहा, इसलिए फोर्स वाइटल कैपेसिटी, एक्सेलेशन के द्वारा आप हवा को ज़्यादा बाहर नहीं निकाल पा रहे, ना तो पहले सेकंड में ना कंप्लीट। तो ये आपको डेटा याद रखना है। आप देखोगे पीएफटी के, सुन पा रहे हो आप? तो ठीक है यार, ये है एबीजी के अंदर आपको इनिशियली अल्कलोसिस मिलेगा, लेटर ऑन एसिडोसिस मिलेगा। जब रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ जाएगा तो एसिडोसिस आपको मिलेगा। ईसीजी और इको करा के आप आरवीएफ को देख सकते हो। ये कुछ जांचें हैं जो हम करते हैं सीओपीडी और अस्थमा। अब हम ओवरऑल मैनेजमेंट देखते हैं, क्या हो सकता है सीओपीडी और अस्थमा में। तो मैनेजमेंट को अगर हम देखें बेटा, मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं हम, क्या हो सकता है उस इंडिविजुअल के अंदर जिसको जिसको क्या है, आगे चलो, दवाइयों वाला काम, इधर माइनस, इधर 41, ठीक। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी। हमारे पास सीओपीडी और अस्थमा को एड्रेस करने के लिए न्यूमरस मेडिकेशंस हैं, बहुत सारी दवाई है ना। आप ओरल, पैरेंटरल, आप नेबुलाइज कर सकते हैं, नेबुलाइजेशन कर सकते हैं, आप मरीज को मिडल डोज इन्हेलर दे सकते हैं, आप रोटा कैप्स दे सकते हैं। ये ऑप्शन है डिलीवरी के।
जब भी मरीज एक्यूट फेज में आता है इमरजेंसी के अंदर, तो आप आइदर नेबुलाइज़र और पेरेंटरल एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करते हैं। जब मरीज़ है उसको भविष्य में ऐसा होने का संभावना भी रहता है, आपको लगता है कि इसको कभी भी अटैक आ सकता है, तो हम उसको एमडीआई और रोटाकेप्स लेने का बात करते हैं। तो वी हैव गॉट न्यूमरस प्रिपरेशन अवेलेबल दैट कैन बी यूटिलाइज टू ट्रीट अस्थमा एंड सीओपीडी। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन को कम करना, रेस्पिरेशन को ऑप्टिमम करना विद मिनिमम एफर्ट्स। ठीक है बेटा, ऑब्स्ट्रक्शन को हटाना है, रेस्पिरेशन को अच्छा करना है मिनिमल एफर्ट्स के द्वारा, इन्फ्लामेशन और डिटोरिएशन के प्रोसेस को हॉल्ट करना है, रोकना है इन्फ्लामेशन और डिटोरिएशन के प्रोसेस को। ऐसा कुछ करने के लिए हम न्यूमरस मेडिकेशन दे सकते हैं। दवाइयाँ क्या होती हैं? तो दवाइयों में अगर हम देखें तो आपके पास ब्रोंको डायलेटर्स होते हैं, बीटा एगोनिस्ट और मिथाइल ज़ैंथिन डेरिवेटिव्स, है ना, ब्रोंको डायलेटर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। बीटा एगोनिस्ट, बीटा 2 एगोनिस्ट, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट एंड लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, साबालाबा, हम इनको यूज़ करते हैं। कुछ मिथाइल ज़ैंथिन डेरिवेटिव्स होते हैं, उनको भी हम यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होएगा? ब्रोंको डायलेशन। जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे हम चार्ट के द्वारा देख लेते जल्दी से। ये ब्रोंको डायलेटर हैं, अगर आप देखते हो तो बीटा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं। हम इनको बोलते हैं बीटा एगोनिस्ट, है ना। जैसे सालब्यूटामोल है, थर्ब्यूटैलिन है, सालमेट्रोल है, फोमेट्रोल है, ये सब क्या है बेटा? ये सब ब्रोंको डायलेटर हैं जो बीटा एगोनिस्ट पे काम करता है। आपने सुना होगा सबसे कॉमन नाम एस्थलीन, है ना। आप सुने होंगे लिवोलिन। अब अच्छी बात यह है कि ये जो प्रिपरेशन है उनके ओरल प्रिपरेशन भी है, नेबुलाइज भी कर सकते हो आप, आपके पास एमडीआई भी है, आपके पास रोटाकेप्स भी है, हम ये देते हैं। और इससे ब्रोंको डायलेशन होएगा। आप अस्थमा में भी दे सकते हैं, एम्फाइसीमा में भी देख सकते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में भी दे सकते हैं। अगर आप इसके अलावा दूसरे ग्रुप में जाते हैं तो मिथाइल ज़ैंथिन डेरिवेटिव्स हैं जिसमें पूरी फाइलिन आती है। जैसे आप सुने होंगे डेरिफ्लिन, अमाइनोफाइलिन, थियोफाइलिन, इथोफाइलिन, है ना, डॉक्सोलिन, ये सब के सब दवाइयाँ यहाँ पे आती हैं। बस यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, हार्ट रेट, कार्डियक मॉनिटरिंग। तो जैसे हम देखते हैं अमाइनोफाइलिन, थियोफाइलिन हुआ, अमाइनोफाइलिन हुआ, है ना। आप देखते हो डॉक्सोफाइलिन हुआ, इथोफाइलिन हुआ, डेरिफ्लिन हुआ, ये भी ब्रोंकोडाइलेशन को कॉज करता था, आप इसको भी दे सकते हैं। सिक्रीशन को कम करना है ना, तो हम उस मरीज में एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन देते हैं। जैसे आप देखते हो इप्राट्रोपियम हुआ, टियोट्रोपियम ब्रोमाइड हुआ, आपने सुने होंगे कॉमन नाम इप्रावेंट, है ना। तो ये भी हम देते हैं जिससे सिक्रीशन कम होएगा, मरीज के अंदर एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स होएगा। कौन सा होएगा बेटा? एंटी कोलिनर्जिक, और स्मूथ मसल रिलैक्स भी होएगा। तो इनके भी प्रिपरेशन नेबुलाइजर में और एमडीआई में अवेलेबल है, रोटागेप्स में भी अवेलेबल है। तो हमारे लिए जब भी क्लाइंट सीओपीडी, एम्फाइसीमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का आता है तो हमको इंस्टेंटली उस मरीज के अंदर ब्रोंकोडाइलेटर देने चाहिए। हम उस मरीज के अंदर एंटी कोलिनर्जिक देंगे, है ना। तो बीटा एगोनिस्ट हुआ, एंटी कोलिनर्जिक हुआ, ये हम रखते हैं। कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जहाँ पे हमको लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन इन चीज़ों का भी इंश्योर करना होता है। तो ये पहला ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जो हम यूज़ करते हैं। दूसरा मेडिसिन है बेटा कॉर्टिकोस्टेरॉइड। क्या है बच्चे? कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर हम देखें तो इस हमारा लॉजिक क्या है इधर? तो सीधा बात है बच्चे, हम इन्फ्लामेशन को कम करना चाहते हैं एयरवे में। मैंने बोला था
क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी इन्फ्लामेशन हुआ था, एम्फाइसीमा के अंदर इन्फ्लामेटरी इवेंट्स हुई थी, इसका वजह से एल्वियोलाई डैमेज हो रही थी, है ना। अस्थमा में भी इन्फ्लामेशन हुआ था। तो एक तो आप इन्फ्लामेशन को कम करना चाह रहे हो, और एक आप जो भी प्रोटीएज हिस्टामिन रिलीज हो रहे हैं जो इन्फ्लामेशन को कॉज कर रहे हो, उस इम्यूनोलॉजिकल इवेंट के रिस्पॉन्स को भी डिमिनिश करना चाह रहे हो, तो हम उस मरीज में कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। क्या देंगे बेटा? उसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। तो दो फायदे हैं, इन्फ्लामेशन कम हो रहा है और इम्यूनो सप्रेशन हो रहा है। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन हो सकता है। इसके भी प्रिपरेशन हमारे पास ओरल है, इसके भी प्रिपरेशन पेरेंटरल हैं, और इसके भी प्रिपरेशन हैं जो एमडीआई रोटाकेप्स में हम यूज़ करते हैं। जैसे आप हाइड्रोकोर्टिसोन एपोरलिन सबसे कॉमन यूज़ होता है, इंस्टेंटली आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं मरीज के अंदर 100 mg 200 mg IV स्टेट आप देते हैं बेटा। मिथाइल प्रेडनिसोलोन, मेड्रोल, आप ये नाम सुने होंगे जो हम क्लाइंट को एडमिनिस्टर्ड करते हैं, ठीक है। और इन्हेलेशन करने का है तो हमारे पास है साहब, इन्हेलेशन के अंदर फ्लूटिकासोन है ना, बुडेनोसाइड हुआ, बेक्लामिथाजोन हुआ। तो बेक्लामिथाजोन है, बुडेनोसाइड है, फ्लूटिकासोन है, ये हम मरीज में इन्हेलेशन, नेबुलाइजेशन, एमडीआई, रोटाकेप सब में दे सकते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, हम ये दोनों दवाई देते हैं। इसके अलावा मास्ट सेल ने जो रिलीज करा था उसको एड्रेस करना है, तो आप उस मरीज के अंदर क्रोमोलिन सोडियम, क्या देते बेटा? क्रोमोलिन सोडियम, जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर है। तो मास्ट सेल अब हिस्टामिन और उनको रिलीज नहीं करेगी, तो ये भी दवाई हम दे सकते हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर, है ना। बच्चे, इंटरल्यूकिन के एक्शन को एड्रेस करना, IL-4 और IL-5 अस्थमा के अंदर इंपॉर्टेंट माने गए, है ना। तो आप उस मरीज के अंदर क्या दे सकते हैं? ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर, इंटरल्यूकिन के एक्शन को अगेंस्ट जाने का है, तो हम मॉन्टेयर देते हैं। आप सुने होंगे मॉन्टेयर, है ना, मॉन्टेलुकास, टैल्मिलुकास, जफरलुकास्ट, ये हम एडमिनिस्टर करते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। आप हिस्टामिन के एक्शन को कम करना चाह रहे हैं, तो आप मरीज में एंटी हिस्टामिनिक देते हैं बेटा। एंटी हिस्टामिनिक में हम देते हैं, तो आपने देखा होगा सिट्राजिन है, CPM है, बेनाड्रिल है ना, सिट्राजिन है ना, इनको हम उस मरीज के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। तो ग्रुप ऑफ मेडिसिन ये हो सकता है, पहला बीटा एगोनिस्ट, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लाबासाबा यूज़ करते हैं। दूसरा मिथाइलजेंथिन और उसके डेरिवेटिव्स। तीसरा एंटीकोलिनर्जिक सब्सटेंस। चौथा कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। पांचवा मास्ट सेल स्टेबलाइजर। छठा हम बोल सकते हैं ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर। सातवां एंटीहिस्टामिनिक, है ना। हम मरीज के अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? एंटीबायोटिक्स। ये हमारा मैनेजमेंट हो सकता है एक मरीज को जिसको COPD है, जिसको एम्फाइसीमा है, जिसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। आप चाहें तो एक्सपेक्टोरेंट भी दे सकते हैं, गुआनफेंसिन, ठीक है। हम चाहे तो म्यूकोलाइटिस दे सकते हैं, एसिटाइल सिस्टीन, हम म्यूकोलाइटिक भी दे सकते हैं। तो these are the medication that can use to address COPD as well as asthma, ठीक है। अब आता है साहब नर्सिंग या CHO के पर्सपेक्टिव से आप क्या करोगे जब आप देखते हो अस्थमा को, एम्फाइसीमा को और इसको। तो मैं जल्दी से बोलता हूँ, रिसीव, पहला काम, कंफर्टेबल पोजीशन, हाई फॉवलर्स, लीन फॉरवर्ड, ऑर्थोपेनिक पोजीशन, अक्यूट ब्रेथलेसनेस में। एक मरीज जिसको अस्थमा है, अक्यूट ब्रेथलेसनेस में आ रहा है, आप उसको रिसीव करो, आप उसको कंफर्टेबल पोजीशन दो, हाई फॉवलर्स दो, लीन फॉरवर्ड करो, कार्डियक टेबल दो उसको, ताकि वो आराम से बैठे,
आगे झुक के बैठे, ट्राइपॉड पोजीशन दो उसको, है ना, लीन फॉरवर्ड होए, तो हम ये ऑर्थोपेनिक पोजीशन देते हैं। अगर उसके अंदर एक्सर्शन नहीं है, कम नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक अपनी पोजीशन को अज्यूम कर लेगा। तो ये तो हो गया आइडियल पोस्चर। एयरवे ब्रीदिंग देखें, वाइटल साइन देखें जिसमें टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ये आपकी बेसिक असेसमेंट है बेटा। SpO2, ब्रेथ साउंड में क्रैकल्स, लोकेशन, कॉन्शियसनेस, सेंसोरियम, रोना नहीं, इंटुगोमेट्री प्रेजेंटेशन। देखें, जैसे आपने रिसीव करा, आपने उसको कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाया, वो अपने हिसाब से पोजीशन को अज्यूम करा। प्रश्न अगर आपको पूछे तो आपको बोलना है हाई फाउलर्स लीन फॉरवर्ड पोस्चर होते हैं, ऑर्थोपेनिक पोस्चर। एयरवे ब्रीदिंग देखना है, एयरवे मेंटेन है, ब्रीदिंग कैसा है, पल्स कितना है, रेस्पिरेशन कितना है, बीपी कितना है, SpO2 कितना है, क्या छाती में क्रैकल्स है, क्या विजिंग है तो कहाँ, ओवरऑल लुक कैसा है पेशेंट का, एनजीएस है क्या, नहीं कंफर्टेबल है क्या, नहीं रेस्टलेसनेस में है क्या, नहीं एंजाइटी में है क्या, ओवरऑल लुक बताता है कोई ऑक्सीजन का ब्रेन पे इम्पैक्ट, पेल तो नहीं है, साइनोटिक तो नहीं है। ये बेसलाइन असेसमेंट है जो आपने कर दी, बेसलाइन असेसमेंट कर दी। तुरंत आप उसको ऑक्सीजन दीजिए बेटा। अगर अस्थमा है तो आप उसको 4 से 6 लीटर देंगे। अगर एम्फाइसीमा या COPD है तो आप मरीज में 1 से 4 लीटर दे सकते हैं, 3 लीटर दे सकते हैं। ठीक है साहब, हमने ऑक्सीजन दिया। मेडिकेशन देना चालू करें इंस्टेंट, क्योंकि आपको ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव करना है। मेडिकेशन में अभी मैंने बोला, आप सबसे इजीली आप जल्दी कर सकते हैं, नेबुलाइजेशन करें, IV मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट करें, ये इंस्टेंटली आप करें। ठीक है साहब, हमने नेबुलाइज करा, IV मेडिकेशन को एडमिनिस्ट्रेट करा, और इसके बाद हम देख रहे हैं मेडिकेशन देने के बाद हम कंटिन्यूअस असेसमेंट कर रहे हैं ओवरऑल पेशेंट कंडीशन, और कंपेयर कर रहे हैं कि क्या इंडिविजुअल पहले से बेहतर हुआ या नहीं। देखना रेस्पिरेटरी रेट कितना कम हुआ, एफर्ट्स कितने कम हुए, सेंसोरियम कितना इम्प्रूव हुआ, विजिंग कितना कम हुआ। विजिंग अगर नहीं बंद हो गया और क्लिनिकली इंडिविजुअल अच्छा लग रहा है, इसका मतलब वह स्मूथ मसल रिलैक्स हो गई। लेकिन अगर विजिंग बंद हो गया लेकिन क्लिनिकली इंडिविजुअल है, वह कोलैप्स लग रहा है, आपको लग रहा है रेस्टलेसनेस में, और एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस में लग रहा है, तो आपको ऐसा अज्यूम करना चाहिए कि शायद वो एयरवे पूरा बंद हो गया है, इसलिए विजिंग जो है वो बंद हुआ है। तो आपके परसेप्शन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू एक्ट प्रॉम्प्टली इन सम एमरजेंसी सिचुएशन। तो हमारे ऑप्शन थे रिसीव करना, कंफर्टेबल पोजीशन देना, बेसिक असेसमेंट करना, मरीज को ऑक्सीजन देना, मरीज को तुरंत नेबुलाइज करा देना, मरीज में पेरेंटल मेडिकेशन जो है उनको एडमिनिस्ट्रेट करना। एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद आप उस मरीज के अंदर रिस्पॉन्स देख रहे हो कि क्या जो आपने किया वह सही रहा, नहीं रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, इम्प्रूव हुआ, नहीं हुआ। इम्प्रूव हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो आपके पास अगर ऑप्शन है तो रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ तक हम उस मरीज में करते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद उसके बाद हमारे पास है पोस्ट एक्यूट फेज की बात है, जहाँ पे ऑप्टिमम फ्लूइड की बात करते हैं, 2 से 3 लीटर पानी, ताकि सिक्रीशन लूज रहे। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, न्यूट्रिशनल, ये भी इम्पोर्टेंट है।
जहाँ पे विटामिन और प्रोटीन हम देते हैं। मरीज में डीप ब्रीदिंग और कफिंग एक्सरसाइज का एडवोकेसी करते हैं। याद रखना, परस्यू लीप ब्रीदिंग, ये आपका होमवर्क है। क्या होता है जो हम सीओपीडी में एडवाइस करते हैं, हम डायफ्रैगमेटिक ब्रीदिंग हुआ, अब्डोमिनल ब्रीदिंग हुआ, उसकी हम एडवाइस करेंगे। तो ऑप्टिमम फ्लूइड 2 लीटर पानी पीना चाहिए, ऑप्टिमम नरिशमेंट लेना चाहिए। मरीज को डीप ब्रीदिंग और कफिंग के बारे में बताते हैं, परशुलिप ब्रीदिंग के बारे में बताते हैं, डायफ्रैगमेटिक ब्रीदिंग, अब्डोमिनल ब्रीदिंग के बारे में बताते हैं। मरीज को स्मोक, पैसिव स्मोकिंग, सर्टन ऑक्यूपेशन, रेजिडेंस, जो भी एड्रेस हो सकता है उससे बाहर निकलें। एलर्जिक चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, उनसे दूर रहें, मास्क पहने, डिस्टेंस मेंटेन करें, है ना। ये ऑप्शंस हैं। अब आपको मालूम है कि सर्दी में सुबह उठ के घूमने से आपको ऐसा हो सकता है, तो नहीं उठना चाहिए। आपको मालूम है कि अगर आप गार्डन में जाते हो और छींके आती और ऐसा होता है तो आपको नहीं जाना चाहिए। अगर पर्टिकुलर एलर्जेंस है तो आप उसको आइडेंटिफाई करें, है ना। आप रेगुलर चेकअप करवाते रहें, आप एडवाइस्ड मेडिकेशन को लेते रहें। आप उस मरीज को टीच करेंगे नेबुलाइजेशन, एमडीआई को कैसे यूज़ करते हैं, रोटाकैप को कैसे यूज़ करते हैं, उनके बारे में एजुकेशन दें। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं उस इंडिविजुअल के अंदर जिसको इस प्रकार का प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें थी जो शायद आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं। जो टॉपिक था उसका नाम था सीओपीडी अस्थमा। तो ठीक है, ये आपको जानना चाहिए एज अ सीएचओ। बाकी कंटेंट तो बहुत है, लेकिन वही बात है, कंटेंट बहुत है लेकिन आपका एग्ज़ाम और इसके हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया साहब ये टॉपिक जिसके बारे में डिस्कशन करवाना चाह रहा था। फिर है हम 2-4 क्वेश्चंस हैं। अब पढ़ा ही लिया है तो प्रश्न पढ़ा देते हैं, आप देख लें कि वो क्वेश्चन क्या है। बहुत जल्दी से हम इसको फिनिश करेंगे। सीओपीडी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। अब प्रश्न यही है कि सीओपीडी में कौन सी चीज़ नहीं है? अस्थमा, ये इसका आंसर है। क्योंकि ये तीनों की तीनों क्या है? सीओपीडी। अस्थमा क्या है? रिवर्सिबल और ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज है। बस ये इसमें डिफरेंस है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। मैंने बोला था क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या? 3 महीने प्रोडक्टिव कफ, 2 सक्सेसिव ईयर। ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, पिंक पफर तो एम्फाइसीमा है, फीवर तो इन्फेक्शन की बात है, ऑल ऑफ अबो हो नहीं सकता। कॉमन रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, मैंने फिर बोला था स्मोकिंग सबसे कॉमन पूछा हुआ प्रश्न। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट आर द प्रेजेंटेशन वन कैन हैव हु इज हैविंग एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या देखते हैं? ये मल्टीपल रेस्पॉन्स टाइप, ब्लू ब्लोटर ना साहब, या तो किस में देखते हैं? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में। डॉम शेप डायफ्राम नहीं सर, डायफ्राम तो कैसा हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। बैरल चेस्ट हाँ जी। क्लबिंग ऑफ फिंगर देखते हैं, पिंक फफर देखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, ये मल्टीपल रिस्पॉन्स, ये मल्टीपल रिस्पॉन्स, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है, ध्यान रखना, है ना। क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अस्थमा एक्सेप्ट, एक को छोड़ के कौन सी चीज़ें क्लासिकल में हम देखते हैं? ये यूजलेस। फीवर, मैंने बोला था ट्रेड ऑफ सिम्टम्स क्या है? कफ, डिस्निया, विजिंग, और चौथा कोई पूछे तो चेस्ट कंजेशन। फीवर नहीं।
allergic asthma is mediated through which antibody? तो आंसर दें IgE। कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन? टाइप 1। याद। व्हाट इज यूज ऑफ क्रोमोलिन सोडियम इन अस्थमा? बताइए, अभी बताया था। मास्ट सेल स्टेबलाइजर, मास्ट सेल को फूटने से बचाता है। ये इंटरल्यूकिन तो है ही नहीं, इसके लिए तो ब्रोंकोडाइलेटर देते हैं। इंटरल्यूकिन के लिए तो ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर होता है। ऑल ऑफ अबव वैसे ही नहीं। व्हाट इज प्रायोरिटी एक्शन इन अस्थमा? अस्थमा में सबसे पहले हमको क्या करें? लो फॉलोअर्स नहीं देते हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट बात की बात है। ब्रोंकोडाइलेटर बात की बात है। सबसे पहले ऑक्सीजन दो। ABC, ऑक्सीजन। मेडिकेशन का एफर्ट्स बाद में। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ COPD? COPD की कॉम्प्लिकेशन क्या है? सब कॉम्प्लिकेशन है COPD, है ना, बताया था। कौन सा न्यूमोथोरेक्स होता है? स्पॉन्टेनियस। व्हाट वन कैन एक्सपेक्ट इन COPD? बताओ, अभी पढ़ाया था आपको। COPD के अंदर क्या होएगा? फोर्स वाइटल कैपेसिटी बढ़ जाएगी? नहीं साहब, घट जाती है। FEV, फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड बढ़ जाता है? नहीं साहब, घट जाती है। टोटल लंग कैपेसिटी कम हो जाती है? नहीं साहब, बढ़ जाती है। तो आंसर क्या है? डेड स्पेस और रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो बच्चों, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था COPD और एम्फाइसीमा के बारे में। आशा ही कर सकता हूँ कि आपको समझ में आया। एग्ज़ाम का दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अस्थमा एक इमरजेंसी है जहाँ पे हर कोई अज्यूम करता है कि आप प्रोएक्ट करें, आप एक्ट करें और आप इस ऑफिसर की गरिमा को बनाए रखें। धन्यवाद आपके प्रीशियस टाइम के लिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चेहरे पर मुस्कान तो लेकर आइए मेरे दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम दोस्तों किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं और मंजिल की अकड़ तोड़नी है मेरे लाडलों। अब की बार